पहले भी मैं ये बात बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि इंसान वहीं जाता है जहाँ पे नदी घाटियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता हम मानते हैं पानी को, और पानी वहीं मिलेगा जहाँ पे नदी घाटी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संगम काल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संगम काल के बारे में। पढ़ाने का सबसे पहले तो आप तात्पर्य समझें कि संगम काल को मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, और संगम काल से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं वो क्यों पढ़ना है हमें, ये चीज़ समझ लीजिए। दरअसल संगम काल का जो पूरा रिलेशन है वो भारत के दक्षिणी वाले भाग से है। दक्षिणी वाले भाग से क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ाई की हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने उत्तर से पढ़ाई की हैं। आपने देखा होगा कि भारत के उत्तरी वाले भाग में, पहले आप यहाँ पे पाकिस्तान लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, इस वाले क्षेत्र से भारत के पूरे उत्तरी वाले क्षेत्र की स्टडी हम लोगों ने कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में 16 जनपदों में पढ़ा, फिर मगध साम्राज्य पढ़ा, फिर हमने कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य पढ़ा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्या की, पढ़ाई की। अब यहाँ पे संगम काल का जिक्र तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले संगम काल की उत्पत्ति के बारे में आप पहले समझ लीजिए कि संगम काल की दरअसल उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हम इसको संगम काल कह रहे हैं, और क्यों इसमें भारत का दक्षिणी वाला भाग ही हम यहाँ पढ़ते हैं। इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि उत्तर वाले क्षेत्र में अभी तक हमने ये देखा कि मगध साम्राज्य था, मौर्यों का भी साम्राज्य था, शक लोगों ने आक्रमण किए, बैक्ट्रियाई वाले प्रदेश से आक्रमण हुआ, पार्थियनों ने आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। यहाँ पे जो जनता रह रही है अभी इस वाले क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पे जो जनता रह रही है, ये जनता दरअसल क्या हो गई है, इन आक्रमणों से क्या हो गई है, पस्त हो गई है। उन लोगों से आश्वासित नहीं हो पा रही है कि क्या अब हम इस क्षेत्र में अगर रहेंगे तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित है या नहीं है। ये सारे उनके सामने सवाल खड़े होने लगे। उत्तर में मौर्यों का साम्राज्य, उनका निज़ाम खत्म होने के बाद भारत के दक्षिण वाले साइड में क्या होता है, बड़ी बड़ी रियासतें फलती फूलती हैं, और उन्हीं रियासतों में उत्तर के जो लोग थे, जो उन आक्रमणों से पस्त हो चुके थे, उन आक्रमणों के कारण अपने जीवन के लिए वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, तो एक अपना स्थायी जीवन जीने के लिए, अपना एक परमानेंट ठिकाना पाने के लिए लोग उत्तर से कहाँ आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं। अब जब ये लोग दक्षिण की ओर आ रहे होते हैं, तभी इस समय क्या हो रहा होता है कि दक्षिण वाले प्रदेश में, दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या होता है, कुछ साम्राज्य क्या होते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार भी कर रहे होते हैं, साम्राज्य शक्तिशाली होते हैं, और कुछ फले फूले साम्राज्य यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक नदी पड़ती है, इस नदी के बारे में आपको शायद पता होगा। ये नदी है यहाँ पे ऐसी एक कृष्णा नदी। एक नदी और आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे तुंगभद्रा नदी, और एक नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कावेरी नदी। ऐसी 3 नदियों का जिक्र आपको दक्षिण वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इंसान वहीं ट्रांसफ़र होता है, वहीं जाता है जहाँ पे नदी घाटी होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर वाले क्षेत्र के लोग अगर इनको कहीं जाना होगा तो ये वही वाले प्रदेश में जाएंगे जहाँ पे नदी घाटी होंगी, और वहाँ पे जाके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। क्योंकि इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, पानी होती है। तो ये जो लोग उत्तर से यहाँ आ रहे हैं, तो ये लोग किस साइड आएंगे, इस नदी घाटी प्रदेश के साइड में आएंगे। अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको किताबों में देखने को मिलते हैं, कुछ अगर आप प्रॉपर नोट्स अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ टिपिकल वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल होता क्या है कि जब ये उत्तर से ये जो लोग आते हैं, इन लोगों को कहा जाता है महापाषाणिक लोग, मेगालिथ बिल्डर। इनको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि ये जो लोग उत्तर से यहाँ आ रहे हैं, इन लोगों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, वो जानकारी हमें इनकी बस्तियों से नहीं मिलती है कि ये लोग कहाँ रहते थे, बस्तियाँ कैसी थी इनकी, कैसे इनके घर थे, कैसी इनकी झोपड़ी थी, कैसा इनका जीवन था।
यहाँ से तो हमें जानकारी बहुत कम मिलती है, बजाय इसके कि जो जानकारी आज हमारे पास है वो सारी की सारी जानकारी इनकी कब्रों से है। मतलब जो महापाषाणिक लोग जो कि उत्तर वाले प्रदेश में रहते थे, जो धीरे धीरे करके दक्षिण वाले साइड में आने लगे, जब उनकी जो जानकारी हमें मिलती है उनकी कब्रों से मिलती है, और उन्हीं कब्रों को क्या कहा जाता था, महापाषाणिक कब्र कहा जाता था या मेगालिथ कहा जाता था। इन्हें महापाषाण निर्माता भी कहा जाता है। अब महापाषाण कहने का तात्पर्य क्यों है और इनकी कब्रों को महापाषाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो कब्र होती थी, ऐसी एक कोई कब्र होती थी, और इस कब्र के चारों ओर ये लोग क्या करते थे, ऐसे बड़े 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 या छोटे बड़े पत्थरों से मिलाकर क्या करते थे, उसकी कब्र को ऐसा चारों ओर पत्थरों से ढांक दिया करते थे, और उसके बाद ऐसा ऐसा इसमें क्या गुम्मद जैसा बना देते थे, गुम्मद जैसा। तो ये जो कब्र की जानकारी हमें देखने को मिल रही है, इसका जिक्र आपको आगे भी देखने को मिलेगा वीरकाल के रूप में। अभी तो आप महापाषाणिक में ये समझ लीजिए कि महापाषाणिक लोगों की जो जानकारी हमें मिलती है वो कब्र से मिलती है। कई दफ़ा ये सवाल आपको कहाँ पेपर में कूट के रूप में देखने को मिलेगा कि सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं या गलत हैं। ऐसा पूछेगा कि इनकी जानकारी हमें बस्तियों से मिलती है जो कि कथन गलत होगा, इनकी जानकारी हमें कब्रों से मिलती है जो कि कथन क्या होगा, सही होगा। इन लोगों को मेगालिथ बिल्डर या महापाषाणिक बिल्डर या महापाषाणिक निर्माता या इनकी कब्रों को महापाषाणिक कहा जाता था, तो ये कथन सही है। ऐसे सवाल यूपीएससी दरअसल पूछती है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। तो इनकी जो जानकारी हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इनकी कब्रों से मिल रही है। इसी कारण से हमने इन लोगों को क्या कहा था, महापाषाणिक कहा था, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग क्या पत्थरों का यूज़ का बहुत अच्छा उपयोग जानते हैं, ये हम जानते थे। इसके अलावा उत्तर वाले प्रदेश में आप लोगों ने देखा था, यहाँ के ऊपर वाले प्रदेशों में आपने देखा था कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो लोहे का उपयोग करना बखूबी जानती है, उन्नत कृषि करना जानती है। ये सारी चीज़ें उत्तर के लोग जानते थे। जब ये लोग यहाँ दक्षिण की ओर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जीवन निर्वाह करने के लिए इन्हें खेती करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस वाले क्षेत्र में जो नदी घाटी के मुहाने वाले दलदली क्षेत्र होते हैं, इस वाली ज़मीन को इन लोगों ने क्या किया, कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया। कृषि भूमि में इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। अब संभवतः इस क्षेत्र में जब ये लोग कृषि कर रहे होंगे तो कृषि करने के लिए जो इन्होंने ज़मीन बनाया होगा उसके लिए इन्होंने जंगलों को भी काटे होंगे। तो जंगलों को काटने के लिए इन्होंने लोहे के औजारों का उपयोग किया होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आता है कि यहाँ वाले प्रदेश में भी लोहे का औजार इन्होंने यूज़ किया। जबकि जिस समय यहाँ पे लोग लोहे का उपयोग उन्नत कृषि जान रहे थे, उस समय दक्षिण वाले प्रदेश में लोग ना तो लोहे का उपयोग जान रहे थे, ना उन्नत कृषि के बारे में वो उनको जानकारी थी। जैसे ही महापाषाणिक लोग उत्तर की ओर आते हैं और दक्षिण की ओर आते हैं, तभी यहाँ के लोगों को लोहे का उपयोग भी देखने को मिला। साथ ही साथ इन लोगों ने उन्नत कृषि करना चालू की, और दलदली ज़मीन होने के कारण से यहाँ ऐसा माना जाता है कि इसी वाले क्षेत्र में आके, मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में आके इन लोगों ने धान की रोपने की कला भी सीखी। मतलब ये लोग अब यहाँ क्या करने लगे, चावल भी उगाने लगे। ऐसे कुछ प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे लोग यहाँ पे आने लगे, अच्छा दरअसल इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तमिलकम कहा जाता था, तमिलाकम कहा जाता था। क्या कहा जाता था इस वाले क्षेत्र को, तमिलाकम, तमिलाकम। इसे ध्यान रखें आप, तमिलाकम। तमिलाकम की परिभाषा भी दो तरीके से आपको देखने को मिलती है। एक परिभाषा आपको ये मिलेगी कि सुदूर उत्तरी क्षेत्र और सुदूर दक्षिणी क्षेत्र के बीच का जो हिस्सा था वो कौन सा क्षेत्र था, आपका तमिलाकम का क्षेत्र था। एक कहीं परिभाषा आपको ये मिलेगी कि ये जो कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तमिलाकम कहा जाता था या तमिल प्रदेश कहा जाता था, जिसे आज आप तमिलनाडु के रूप में जानते हैं। ये दरअसल उसी समय का तमिलाकम क्षेत्र था। तो ये दक्षिण, कुल मिला के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है आपका, यही आपका क्या रहेगा, तमिलाकम रहेगा, तमिल प्रदेश रहेगा, जो आज के रूप में आपने देखा होगा तमिलनाडु के रूप में विख्यात है। साथ ही साथ उस समय अगर हम पूरे ओवरऑल रियासत की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सारे क्षेत्र आपके दक्षिणी क्षेत्र में थे, जिसे हम तमिल प्रदेश के अंदर मानते थे, क्योंकि कृष्णा नदी के दक्षिण और अगर आप जाओगे तो तमिल वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा।
तो जैसे ही लोग इस तमिलाकम वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बस्तियाँ बसाना चालू कर देते हैं। लोग अब बस्तियों के रूप में रहने लगेंगे यहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार होगा, लोग रहने लगेंगे, यहाँ पे राज व्यवस्था कायम हो जाती है, धीरे धीरे करके शासन व्यवस्था आने लगती है। और यही शासन व्यवस्था के चलते जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो इस दक्षिण वाले क्षेत्र में हम मुख्यतः 3 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक आपका चेर, पांड और चोल, ये 3 राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पूरी की पूरी कहानी आपकी कहाँ से है, इसी दक्षिण वाले प्रदेश से है। इसमें उत्तर का कहीं से कहीं तक कोई भी जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि संगम काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो संगम काल की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कहाँ से, संगम साहित्य के बारे में। पहले तो हम समझेंगे कि संगम काल क्या था। संगम काल का मतलब यही है आपका कि जब उत्तर से लोग दक्षिण की ओर आ रहे थे और उस समय दक्षिण वाले प्रदेश में आपकी जो रियासतें पनप रही थी, उस समय काल को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहा जाता है संगम काल, जहाँ पे तमिल वाले क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार हुआ, नए नए राज्यों का उदय हुआ। ऐसा साथ में ये भी माना जाता है कि जब ये पाषाणिक लोग, महापाषाणिक लोग जब उत्तर दक्षिण की ओर आने लगे तो इस समय ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया। ऐतिहासिक युग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐतिहासिक युग हम उसे कहते हैं जब वहाँ पे जो व्यक्ति हैं या उस समय के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना, अपनी लिपियों के बारे में जानना, ये सब जान चुके थे। उस युग को हम ऐतिहासिक युग कहते हैं। जबकि इसके पहले जो प्राग ऐतिहासिक युग हमने जो पढ़ा है उसमें लोग ना तो किसी लिपि के बारे में जानते हैं, ना तो वो किसी लेखन के बारे में, ना कोई पढ़ना लिखना उनको आता था। तो जैसे ही उत्तर से ये महापाषाणिक लोग इस दक्षिण की ओर आते हैं तो माना जाता है कि ऐतिहासिक युग का यहाँ से क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और इसी के आधार पे ये जो ऐतिहासिक युग की जो हमें जानकारी मिलती है वो सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है संगम साहित्य से। अब आप एक चीज़ यहाँ समझें, हम पढ़ने वाले हैं संगम काल, इसकी जानकारी हमें मिल रही है कहाँ से, संगम साहित्य से हमें इसकी जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है, उसका नाम है संगम। संगम संगम संगम, ये संगम क्या है, संगम के बारे में समझ लीजिए। संगम किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं तो संगम हो रहा है उस वाले क्षेत्र को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगम की सीधी सीधी अगर आप परिभाषा समझेंगे तो संगम का मतलब ये होता था कि प्राचीन भारत, प्राचीन दक्षिणी भारत में होता क्या था कि तमिल प्रदेश है, यहाँ पे तमिल क्षेत्र में तमिल कवि, लेखक, विद्वान क्या करते थे, एक सम्मेलन आयोजित करते थे, एक संघ आयोजित करते थे, जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान, लेखक या कवि अपनी लिखी हुई कविताओं को वहाँ पे पेश करते थे, अपनी रचनाओं को वहाँ पे क्या करते थे, सुनाते थे। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये जो संघ हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो लोग गैदरिंग कर रहे हैं जहाँ पे अपनी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं, उस सम्मेलन को, उस संघ को, उस गैदरिंग को ही कहा जाता था क्या, संगम। स्पष्ट है कि संगम का सीधा सीधा मतलब है कि जिस सम्मेलन में तमिल कवि या लेखक या बड़े बड़े विद्वान अपनी रचनाओं के बारे में प्रस्तुति करते थे, उसी सम्मेलन को कहा जाता है क्या, संगम। अब ये संगम साहित्य से भी हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं इसके बारे में। अब इस सम्मेलन में क्या होता था, जो भी तमिल कवि, या जो मैं बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ तमिल कवि, क्योंकि संगम का मतलब ही तमिल कवियों से है, जो भी कवि यहाँ पे अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करते थे, जो भी विद्वान अपने द्वारा लिखी गई कविताओं का यहाँ पे प्रस्तुति करते थे, तो सम्मेलन में सारे लोग क्या करते थे, उसको सुनते थे। सुनने के बाद उसमें एक पूर्ण रूप से निर्णय लिया जाता था और निर्णय लेने के बाद सबकी सर्वसम्मति से उन रचनाओं को प्रकाशित करने की आज्ञा भी दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि जिसने लिखा वो डायरेक्ट प्रकाशित कर देता था, ऐसा नहीं था। जब तक संगम में जाके उसको उसकी परमिशन नहीं मिलती थी तब तक उसे वो क्या प्रकाशित नहीं कर पाते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संगम का मतलब यहाँ से क्या होता है। अब इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ये जो संगम है, संगम या जो सम्मेलन होता था, संगम साहित्य के आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो संगम होता था ये किसी न किसी राजा या किसी बड़े बड़े महाराजाओं के संरक्षण में होता था। परंपराओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जो पांड्य वंश के शासक रहे हैं, जो पांड्य साम्राज्य के जो शासक या राजा रहे हैं, उनके संरक्षण में अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों पे इनकी 3 संगम आयोजन होते हैं। 3 संगम या सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है। कौन कराता है? ये पांड्य शासक कराते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि संगम के लिए जो सर्वाधिक जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो किया गया है पांड्य शासकों द्वारा। ऐसे ही तमिल किंवदंतियों के आधार पे या तमिल परंपरा के आधार पे ऐसा माना जाता है कि जब ये संगम का आयोजन किया जाता था तो उस तमिल परंपरा में इन संगमों को
मुच्चंगम कहा जाता था। ये संगम जो है इसे तमिल परंपरा में क्या कहा जाता था, मुच्चंगम कहा जाता था। मुच्चंगम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी के कूट वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती हैं। तो जो संगम है इसे ही तमिल वाले परंपराओं में क्या कहा गया है, मुच्चंगम कहा गया है। जो सम्मेलन जिसे हम संगम कह रहे हैं इसे मुच्चंगम कहा गया है, ऐसा तमिल परंपराओं में कहा गया है। जिसमें मुच्चंगम में क्या होता था, 3 जिनके संगमों के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे 3 संगम का आयोजन पांडव वंश के शासकों ने कराया है, जिसे हम मुच्चंगम कह रहे हैं। जिसमें से एक होता है आपका क्या, प्रारंभिक संगम या प्रमुख संगम, प्रारंभिक या प्रमुख संगम। जो सबसे पहला संगम है उसे प्रारंभिक या प्रमुख संगम का हमने नाम दिया। दूसरा जो संगम था उसे हम कहते थे मध्य संगम, मध्य संगम। और तीसरा जो था उसे कहा जाता था अंतिम संगम। क्या कहा जाता था, अंतिम संगम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो मुच्चंगम है वो 3 हुए पांडव शासकों के संरक्षण में, जिसमें से एक था आपका क्या, प्रमुख संगम, दूसरा मध्य संगम और तीसरा अंतिम संगम। इतिहासकार ये जो अंतिम संगम है, अंतिम संगम का जो काल था, जिस समय अंतिम संगम हुआ था, उसी टाइम पीरियड को मानते हैं हम क्या, संगम काल। बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरव्यू के हिसाब से बनाया गया क्वेश्चन है ये कि संगम काल तीनों संगमों में आयोजित होने वाली सभाओं में किस सभा को माना जाता है। तो ये इंटरव्यू के सवाल होते हैं ऐसे। तो जो अंतिम संगम है उसे ही संगम काल मानते हैं कौन, इतिहासकार। सवाल ये उठता है कि जब इसे हम संगम काल मान रहे हैं तो पहले के जो 2 हुए हैं जिसमें प्रमुख है और एक मध्य है, इन दोनों को क्या कहा जाता है। तो इन दोनों को हम कहते हैं पौराणिक संगम। क्या कहते हैं इसे, पौराणिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत की जो 2 हुई हैं हमारी, जो संगम हुई हैं, उसे पौराणिक काल कह सकते हैं आप इसे, पौराणिक युग या पौराणिक काल। और ये जो आपका अंतिम संगम हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, संगम काल कहते हैं। तो ऐसे सवाल आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछने को मिलते हैं। अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं यूपीएससी का पेपर, तो यकीन मानिएगा ऐसे सवाल तो आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो प्रमुख संगम हुआ है या जो प्रारंभिक संगम हुआ है, पहला वाला जो संगम हुआ है, उसकी क्या मुख्य बातें हैं, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। जो पहला संगम है, प्रमुख संगम, कहाँ हुआ था, किसने आयोजित कराया था, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रमुख या प्रथम संगम। जो पांडवों की जो राजधानी थी उस समय वाले क्षेत्र में, पांडवों की एक राजधानी होती थी जिसे मदुरा कहा गया। मदुरा, आज का जो तमिलनाडु का जो मदुरई वाला क्षेत्र है, उसी मदुरा को पांडवों की राजधानी थी, जिसे उस समय मदुरा के नाम से जाना जाता था। तो प्रमुख संगम, जो पहला संगम जो आयोजित किया गया था, वो किया गया था आपका कहाँ पे, मदुरा पे, या जो आज का आपका मदुरई है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। दूसरी बात, इस संगम में एक व्यक्ति है जिनका नाम था अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि को इस संगम के लिए अध्यक्षता का श्रेय दिया जाता है। मतलब इसमें जिसने अध्यक्षता की है इस संगम में, उनका नाम क्या था, अगस्त्य मुनि। अब अगस्त्य मुनि को ही इसमें क्यों दिया गया था, अगस्त्य मुनि को ही इसमें अध्यक्षता का क्यों श्रेय दिया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण वाले क्षेत्र में जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया है वो अगस्त्य मुनि ने किया है। इसी कारण से उनकी उस समय काफ़ी वो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। तो प्रमुख संगम में इन्हें अध्यक्षता का हम क्या देते हैं, श्रेय देते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि लगभग इसमें 449 जो हुए थे वो कौन, सभा में व्यक्ति थे। लगभग 449 व्यक्तियों ने सभा में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ 4499 रचनाओं को क्या किया गया था, यहाँ पे प्रकाशित करने के लिए आज्ञा दी गई। 449 लोगों ने इसमें क्या किया, भागीदारी की या इसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ 4449 रचनाओं को क्या किया गया, प्रकाशित करने की आज्ञा दी गई। मतलब पहले उन्हें पेश किया गया होगा, फिर उसके बाद उनके लिए उन्हें आज्ञा दी गई। और इसमें जो पांड्य शासक थे, लगभग 89 पांड्य शासकों के संरक्षण में क्या हुआ था, इनका आयोजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा सवाल आपसे ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में ही देखने को मिलती हैं
कि प्रथम सभा जो हुई थी उसमें पांड्य शासकों का संरक्षण दिया गया था। तो लगभग कितने शासक थे, कितने पांड्य शासक थे? तो 89 आपके क्या थे, पांड्य शासकों के संरक्षण में पहली सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ गया, लगभग 449 या 450 लगभग क्या हुए लोगों ने भागीदारी की, हिस्सा लिया और 4499 रचनाओं को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, जिसमें अगस्त्य मुनि ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी और जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा में किया गया था। अब बात करते हैं हम द्वितीय संगम की कि द्वितीय संगम में क्या हुआ, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ लीजिए। तो प्रारंभिक संगम के बारे में आपको समझ में आया होगा कि प्रारंभिक संगम का आयोजन कहाँ हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता की और किस किस व्यक्तियों ने यहाँ, मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी रचनाएं यहाँ प्रकाशित की गई। दूसरा संगम जो हुआ जिसे हम मध्य संगम कहते हैं, मध्य संगम या द्वितीय संगम या द्वितीय, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रथम संगम जो हुआ है उसमें जितनी भी रचनाओं का जो प्रकाशन किया गया है वो वर्तमान में हमारे पास क्या है, आज अवेलेबल नहीं है या उनका उल्लेख हमारे पास आज नहीं है। परंतु मध्य संगम या द्वितीय संगम में जो रचनाओं का प्रकाशन किया गया है उन सभी रचनाओं का, या सभी नहीं, कुछ एक रचनाएं जिसमें से एक का जिक्र तो मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी जो रचनाएं हैं वो आज हमारे पास हैं, वर्तमान में उपलब्ध हैं, जबकि प्रथम संगम की जो रचनाएं हैं वो आज उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम से संबंधित जानकारी ये है कि इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, कपाटपुर में किया गया था। कपाटपुर में क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य मुनि ने ही की थी, अगस्त्य मुनि ने इसकी अध्यक्षता की थी। परंतु एक विवादित बयान आपको यहाँ पे ये चीज़ और देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी जिक्र देखने को मिलता है कि अगस्त्य मुनि ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये तो मैं आपको संगम साहित्य के हिसाब से बता रहा हूँ, परंतु कुछ तमिल ग्रंथों में ऐसा भी जिक्र मिलता है कि द्वितीय संगम के जो अध्यक्षता की है वो अगस्त्य मुनि के शिष्य ने की थी, जिसका नाम था तोलकाप्पियार। अगस्त्य मुनि का जो शिष्य था उनका नाम तोलकाप्पियार था। उन्होंने द्वितीय संगम की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो दोनों तथ्य आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर जो आपसे सुनना चाहे आप उनको ये चीज़ें सुना सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता का श्रेय अगस्त्य मुनि को भी दिया जाता है और कहीं कहीं इनके शिष्य, ये इन्हीं के शिष्य थे तोलकाप्पियार, इन्हें इनकी अध्यक्षता का श्रेय दिया जाता है। इसमें लगभग 3700 रचनाओं का क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली संगम जो हुआ था, प्रथम संगम जो हुआ था, उसमें जो भी रचनाएं प्रकाशित की गई थी वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु इस वाले संगम की एक रचना आज हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है, जिसका नाम है आपका क्या, तोलकाप्पियम। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि तोलकाप्पियम की रचना जो की थी वो किसने की थी, तोलकाप्पियार ने की थी। तो ये जो रचना है ये आज हमारे पास उपलब्ध है, आज हमारे पास वर्तमान में ये है जिसका जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो मध्य संगम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके सामने हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें। इसमें एक जानकारी और ये रह जाती है कि इसमें कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है। तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा आपकी लगभग 59 पांड्य शासकों ने इसमें क्या किया था, इस संगम को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। लगभग 59 या 60 भी आप लिख दोगे, ऐसा कोई डेटा ऐसा फिक्स नहीं है, लगभग हम जरूर लिखते हैं कि 59 पांड्य शासकों द्वारा इसको क्या दिया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये जो मध्य संगम या द्वितीय संगम से संबंधित जो जानकारी है इसे समझना जरूरी था और इसके बारे में आप नोट्स प्रॉपर बनाएं। इसके बाद बात करते हैं हम तृतीय संगम की कि तृतीय संगम से संबंधित कौन कौन सी जानकारी है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तृतीय संगम, जिसे हमने क्या कहा था, अंतिम संगम कहा था, तृतीय संगम। तृतीय संगम का जो आयोजन किया गया था ये भी पांडवों की राजधानी जो थी मदुरई में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरार ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीरार ने की थी। साथ ही साथ इसमें जो संरक्षण प्रदान किया गया था वो लगभग 49 पांड्य शासकों का इसमें क्या किया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया और 449 रचनाओं का इसमें क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। 449 रचनाओं का क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इस
तृतीय संगम से एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज हमारे पास वर्तमान में जो तमिल ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, वो तमिल ग्रंथों का जो संकलन भी किया गया है वो इसी तृतीय संगम में ही किया गया था। इसमें लगभग 49 जो आपके तमिल ग्रंथ जिनका संकलन किया गया है वो आज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तृतीय संगम को ही हम संगम काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी रचनाओं का रचना हुई है या जिनका प्रकाशन हुआ है वो सारी की सारी वर्तमान में आज हमारे पास क्या है, पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। तो ये तो बात हुई आपकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगमों की। ये सारी जानकारी आज आपके सामने है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। तो संगम साहित्य से भी रिलेटेड आपके यूपीएससी में, पीएससीओ में कई बार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हम पकड़ेंगे किसकी, संगम साहित्य की। संगम साहित्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये नक्शे का मतलब सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इस वाले क्षेत्र में आपका पांड्य, फिर यहाँ पे आपका चेर रहेगा, फिर यहाँ पे चोल रहेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हुए हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर आए थे, इस कारण से नक्शे की ज़रूरत थी। अब समझते हैं हम संगम साहित्य के बारे में कि संगम साहित्य में क्या हुआ था और संगम साहित्य को कैसे समझें, क्योंकि संगम काल को समझने के लिए हमें जो जानकारी मिलती है वो सभी की सभी संगम साहित्य से मिलती है। और संगम साहित्य के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद आपकी पढ़ाई जो होगी वो अधूरी होगी। इसीलिए संगम साहित्य के बारे में आप समझ लीजिए। संगम साहित्य क्या होता है। संगम साहित्य को दो प्रकार से समझा जा सकता है। इसे मोटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कहीं कहीं 3 भी है, कहीं कहीं 2 भी है, पर मुख्य रूप से मोटे तौर पे हम इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक जिसमें है आपका आख्यानात्मक, इसे वर्णनात्मक भी कहा जाता है, और एक होगा आपका इसमें उपदेशात्मक। दो प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। आख्यानात्मक का नाम इसको आख्यानात्मक इसलिए दिया गया क्योंकि आख्यानात्मक संगम साहित्य में मुख्य रूप से 18 मुख्य ग्रंथ हैं। इसमें जो है 18 मुख्य ग्रंथ हैं। इस 18 का अगर हम विच्छेद करें तो जिसमें से आपके 8 क्या है, पद्य संकलन है, और बाकी के जो आपके जो 10 बचे हुए हैं वो आपके क्या हैं, ग्राम्य गीत, या उन्हें आप क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। आख्यानात्मक के अंदर आपके कितने ग्रंथ हैं, 18 मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें से आपके 8 आपके क्या हैं, आपके पद संकलन हैं। साथ ही साथ आपके जो 10 बचे हुए हैं वो 10 की 10 आपके क्या हैं, 10 की 10 आपके क्या हैं, इसमें ग्राम्य गीत हैं। इन्हीं 18 संकलनों को, मतलब इन्हीं 18 मुख्य ग्रंथों को तमिल परंपरा में मेल कड़क्कू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल कड़क्कू, मेल कड़क्कू या मेल कनक्कू। ये दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आख्यानात्मक को तमिल परंपरा में मेल कड़क्कू या मेल कनक्कू भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके क्या हैं, 8 पद संकलन है और 10 आपके क्या हैं, इसमें अंदर ग्राम्य गीत हैं। अगर बात करें हम उपदेशात्मक के अंदर, तो उपदेशात्मक में भी आपके क्या हैं, 18 लघु ग्रंथ हैं। इसके अंदर आपके क्या हैं, 18 लघु ग्रंथ हैं, या जिसको आप क्या कह सकते हो, छोटी रचनाएं। कहीं कहीं अगर आपको ये शब्द देखने को मिल जाए कि छोटी रचनाएं जो हुई हैं वो आपकी कहाँ पे हुई हैं, उपदेशात्मक के अंदर हुई हैं। और इन्हीं छोटी रचनाओं को तमिल परंपरा के अंदर किलका नाक्कू के नाम से जाना जाता है। इसी उपदेशात्मक के जो 18 छोटी ग्रंथ हैं, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, किलका नाक्कू, किलका नाक्कू के नाम से हम इसे तमिल परंपरा के अंदर जानते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको यूपीएससी के प्री में ज़रूर पूछी जाती हैं। और अगर आप तमिलनाडु बोर्ड से हैं या तमिल पीसीएस की, कर्नाटक पीसीएस की, आंध्र की या फिर केरल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत लोकप्रिय टॉपिक है। तो यहाँ से क्या समझा हम लोगों ने कि संगम साहित्य को हम 2 भागों में पढ़ते हैं।
इसमें से एक आपका आख्यानात्मक, जिसे हम वर्णनात्मक कहते हैं, जिसके अंदर आपके 18 मुख्य ग्रंथ हैं। इन्हीं 18 मुख्य ग्रंथों को क्या कहा जाता है तमिल परंपरा के अंदर? मेलकणक्कु या मेलकनाक्कु के नाम से जाना जाता है। इन 18 के अंदर हमने देखा कि 8 आपके पद संकलन हैं, साथ ही साथ इसमें जो 10 बचे हुए हैं वो आपके क्या हैं? 10 ग्राम्य गीत या काव्य हैं। एक और इसका जो भाग है उपदेशात्मक, जिसके अंदर 18 लघु ग्रंथ है। इसके अंदर सिर्फ 18 लघु ग्रंथ है, कोई इसके अंदर संकलन अलग अलग नहीं है, जिसे तमिल परंपराओं में क्या कहा जाता है? किलका नाक्कू के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब जब इन दोनों के बारे में हमने जाना तो आख्यानात्मक और उपदेशात्मक, ये दोनों जो तमिल ग्रंथ हैं आपके, इन दोनों में समाज के विकास की और उसके डेवलपमेंट की हमें कई अलग अलग अवस्थाएं हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आख्यानात्मक जो आपका संगम साहित्य है, ये दरअसल क्या था? वीर ग्रंथ था। इसे हम क्या कहते हैं? वीर ग्रंथ से इसकी तुलना करते हैं। ये एक प्रकार का वीर ग्रंथ था। इसके अंदर वीर गाथाओं का उल्लेख आपको देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आख्यानात्मक के अंदर जो भी वर्णन हमें देखने को मिला है उसमें किसी न किसी वीर की वीरता का यशगान किया गया है, उसकी कीर्ति का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आख्यानात्मक के बारे में जो जानकारी हमें संगम साहित्यों से जो जानकारी मिलती है उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि लगातार होने वाले जो युद्ध होते थे, उस समय जो लगातार जो युद्ध होते थे, साथ ही साथ उस समय क्या होता था? पशुहरण भी होता था, पशुओं की चोरी होती थी। तो उन पशुओं को ढूंढने के लिए या चोरों का पता चल जाने के बाद जब जो युद्ध होता था तो उस युद्ध में क्या हो जाता था? जो भी वीर मर जाता था, जिसको वीरगति प्राप्त हो जाती थी, तो उस वीर को भी क्या माना जाता था कि एक पत्थर के तुल्य उसको समझा जाता था। और उसी पत्थर के तुल्य व्यक्ति की जब कब्र बनाई जाती थी तो कब्र बनाने के बाद उसकी कब्र को भी यहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता था जैसे हमने कहाँ पे देखा था? महापाषाणिक लोगों ने देखा था। बस फर्क इतना हुआ कि महापाषाणिक काल में इन कब्रों को महापाषाणिक कब्र कहा गया, जबकि संगम काल में इसको क्या कहा गया? वीरकल कहा गया। वीरकल, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यही जो होती है महापाषाणिक कब्र आगे चल के वीरकल के नाम से आपको देखने को मिलेगी। तो पशुहरण या लगातार होने वाले युद्धों से इस आख्यानात्मक ग्रंथ के अनुसार जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में मर जाता था तो उसकी जो कब्र बनती थी उसे क्या कहा जाता था? वीरकल कहा जाता था। इसके बाद आख्यानात्मक में हमें ये भी वर्णन देखने को मिलता है कि जिस समय ये लोग जब यहाँ पे रहने लगे, इनकी एक प्रॉपर समाज बनने लगा, तो इस वाले क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है आख्यानात्मक के अनुसार कि यहाँ पे आपको समाज की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी, समाज का उदय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, समाज का उदय यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी शासन व्यवस्था कायम हो जाएगी, शासन व्यवस्था भी क्या हो जाएगी? आपकी यहाँ पे कायम हो जाती है। इसके बाद शासन व्यवस्था के बाद यहाँ पे न्याय व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। न्याय की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ आपको क्या मिलेगी? देखने को मिलती है। कहने का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जैसा एक साम्राज्य होता है वैसा ही साम्राज्य इस दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलने लगा। सेना भी होती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि यहाँ सेना नहीं होती थी। जो भी यहाँ पे राजा होता था तो न्याय के लिए कुछ ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी जो न्याय का काम करते थे, जिन्हें हम सेना भी कहते थे, सेना की टुकड़ी के रूप में काम करते थे, जो कि कर वसूलने का काम भी करते थे। तो इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में जब साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो यहाँ पे क्या हुई? शासन व्यवस्था कायम हो गई, लोग यहाँ समाज के वर्ग में बंटने लगे। फिर यहाँ पे आपका न्याय व्यवस्था आई, न्याय व्यवस्था के साथ साथ आपने कानून व्यवस्था भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सेना भी थी जो थोड़ी मात्रा में थी, जिनका दल होता था जो कर संग्रह का काम भी करते थे। कुछ तमिल ग्रंथों के आधार पे ये भी कहा जाता है कि इस वाले क्षेत्र में हमें कुछ व्यापारी, कुछ वणिकों, कुछ शिल्पियों और कुछ कृषकों के बारे में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, जिसका उल्लेख आपको वर्णनात्मक ग्रंथों में, वर्णनात्मक संगम साहित्य में आपको देखने को जरूर मिलता है। संगम ग्रंथों का बहुत कुछ अंश तो जिसमें आपका उपदेशात्मक या छोटी रचनाएं शामिल हैं, इनके बारे में भी हमें क्या होता है? देखने को मिलता है। दरअसल उपदेशात्मक जो होता है, उपदेशात्मक जो ग्रंथ होते हैं ये ब्राह्मणों द्वारा रचित होता था। किसके द्वारा? ब्राह्मणों द्वारा। और ब्राह्मण भी कौन से? जो कि प्राकृत प्लस संस्कृत, इन दो भाषाओं के बारे में जो भी ब्राह्मण को जानकारी होती थी तो वो लोग कोई ना कोई रचना करते थे और उन्हीं रचनाओं को कहा गया है क्या? उपदेशात्मक संगम ग्रंथ। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि उपदेशात्मक ग्रंथों की रचना किसने की है? वो ब्राह्मण जिन्हें प्राकृत और संस्कृत भाषा की जानकारी थी, उन लोगों ने उपदेशात्मक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को पढ़ने के हिसाब से, पढ़ने के बाद हमें ऐसा कुछ समझ में आता है कि इन ग्रंथों में क्या हुआ है? राजा के लिए
राजसभाओं के लिए, साथ ही साथ जो सामाजिक और व्यापारिक वर्ग जो हुए हैं उन सभी वर्गों के लिए कुछ नियम आचार, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिन्हें मानना अनिवार्य होता था। और ये जो रचना मानी जाती है लगभग ये 4वीं शताब्दी के बाद ही संभव हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को जब राजाओं ने अपने राज दरबार में आश्रय दिया होगा तभी तो इन लोगों ने वहाँ पे इनकी रचना की होगी, जो कि 4वीं शताब्दी के बाद हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद ये चीज़ समझने वाली बात है कि ये तो संगम साहित्यों की बात हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ तमिल ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें इस दक्षिण वाले राज्य शासकों के बारे में या चेर या पांड्य या चोल साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है उन तमिल ग्रंथों के बारे में कुछ एक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ हम यहाँ पे तमिल ग्रंथों के बारे में भी समझते हैं कि कौन से ऐसे तमिल ग्रंथ हैं जो आपके पेपर के लिए आपको नंबर ज़रूर देके जाएंगे। संगम साहित्य के बाद जो कुछ आपके तमिल ग्रंथ बचते हैं उन तमिल ग्रंथों के बारे में समझते हैं। तो संगम ग्रंथों के अतिरिक्त जो कुछ तमिल ग्रंथ हैं जिनसे हमें इस क्षेत्र की जानकारी मिलती है तो उसके बारे में ये जानकारी है तमिल ग्रंथ, जिसमें से एक जो मुख्य है जिसे तमिल का क्या माना जाता है, 5वां वेद माना जाता है। तमिल का 5वां वेद, तमिल का 5वां वेद माना जाता है। इस ग्रंथ का नाम है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रंथ को क्या माना जाता है, तमिल का 5वां वेद माना जाता है, जिसकी जो रचना की हुई है तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की हुई है। तमिल ग्रंथों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जिसे तमिल का 5वां वेद भी माना जाता है, तिरुक्कुरल, जिसकी रचना किसने की है, तिरुवल्लुवर ने की है। इसका ये कौन है जिसकी रचना इन्होंने की है, किसने, तिरुवल्लुवर ने की है। इसके अंदर क्या है, आपका नीति शास्त्र के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, दर्शन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, राजनीति के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। जो भी प्रसिद्ध राजनीति, जो भी प्रसिद्ध दार्शनिक या जो भी प्रसिद्ध आपकी जो क्या रह गया, आपका नीति रह गई है, उन सभी का जो उल्लेख आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपको तिरुवल्लुवर में देखने को मिलेगा, जिसे तमिल में हम क्या मानते हैं, 5वां वेद का दर्जा इसे दिया गया है। कुछ तमिल महाकाव्य भी हैं जिनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो तमिल ग्रंथ हो गए आपके। कुछ तमिल महाकाव्य भी हैं जिसमें से एक है आपका क्या, सिलप्पाधिकरम। ये एक क्या है, तमिल महाकाव्य है। सिलप्पाधिकरम के अंदर ये एक तो इसे तमिल का उज्ज्वल रत्न माना जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिखते जाइएगा। इसे तमिल का क्या माना जाता है, उज्ज्वल रत्न, तमिल का उज्ज्वल रत्न। तमिल का इसे क्या माना जाता है, उज्ज्वल रत्न माना जाता है। दरअसल ये जो है एक प्रेम कथा से संबंधित ग्रंथ है। ये क्या है, एक प्रेम कथा से संबंधित ग्रंथ है। अब जब प्रेम कथा का यहाँ पे जिक्र आ रहा है तो किसकी प्रेम कथा से संबंधित जिक्र है ये भी आपको समझना जरूरी है। प्रेम कथा ऐसी रहती है कि एक अमीर व्यक्ति होता है जिसका नाम कोवलन होता है। कोवलन क्या करता है, उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम कनग्गी होता है। उस कनग्गी की उपेक्षा करके ये एक क्या करता है, एक वैश्या नामक लड़की, एक वैश्या रहती है जिसका नाम माधवी होता है, उसके साथ ही क्या कर लेता है, प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। तो उसकी प्रेम कथा ही किसमें दिया गया है, सिल्ला काव्य है। इसके अतिरिक्त एक और महाकाव्य है जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, जो सिल्लापादिकारम में जो कोवलम के बारे में बताया गया है और जो प्रेमिका जिसका नाम माधवी होता है जो कि एक प्रकार की वैश्या होती है, इन दोनों के मिलन के उपरांत इनकी एक पुत्री होती है जिसकी वीर गाथा का वर्णन भी एक तमिल महाकाव्य में किया गया है जिसका नाम मणि मेखलाई है। मणि मेखलाई। तो ये जो दूसरा तमिल महाकाव्य है ये है क्या, मणि मेखलाई। मणि मेखलाई। इसमें क्या है, जो कोवलन होता है, कोवलन, कोवलन प्लस माधवी,
माधवी, इन दोनों के मिलन के उपरांत जो इसकी पुत्री होती है, उस पुत्री की पूरी वीर गाथाओं के बारे में, उसके साहस के बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में इसमें क्या बताया गया है, मणिमेखलाई में इसका जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से सवाल आपके लिए एक ये बन के आता है कि इनको जो लिखा गया है, जैसे सिल्लाप्पादिकरम हो गया, मणिमेखलाई हो गया, इनको किसने लिखा है, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। तो जो सिल्लाप्पादिकरम है, इसकी जो रचना की थी चेर शासक थे, चेर शासक का नाम था सेनगुट्टवन। इनका एक कौन होता है, भाई होता है, जिसका नाम होता है क्या, इंगालो आदिगल। इसकी जो रचना है किसने की है, इंगालो आदिगल, जो कि शेर शासक सेनगुट्टवन का क्या होता है, भाई होता है। इसके साथ साथ ही सिल्लाप्पादिकरम को तमिल के अंदर इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का भी दर्जा दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। इसे क्या कहा गया है, राष्ट्रीय ग्रंथ का भी दर्जा इसे दिया गया है। तो सिल्लाप्पादिकरम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि तमिल प्रदेश का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम क्या है, या सिल्लाप्पादिकरम की रचना किसने की थी, मणिमेखलाई में किसका जिक्र है, कौन इसमें नायक है, किसकी प्रेम कथा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं क्योंकि ये दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में बताने वाले एकमात्र स्रोत हैं। तो ये था आपका पूरा संगम काल और संगम साहित्य के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और इन्हें समझना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इनको नहीं समझेंगे जब तक आपको चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें इन चीज़ों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको कहूँगा कि सिल्लाप्पादिकरम के हिसाब से ऐसा ऐसा चीज़ हमको मिला, मणिमेखलाई में हमें ये बताया गया है, या ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, महापौराणिक लोग जब यहाँ आए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम चर्चा किनकी कर रहे हैं। तो ये थी पूरी संगम साहित्य और संगम काल के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल और उपयोगी साबित हो रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। इन वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का लाभ उठा पाएँ, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में क्या पाएँ, सफलता पाएँ। इसी के साथ हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।